हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत कुमार सिन्हा। आज की वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट 1 का, जो कि है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे जो 15 स्टेप्स जो मैंने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में रिपीट किया था, ये 15 स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है पूरे सिलेबस को समझने के लिए। तो वो जो 15 स्टेप्स है ना, उसका समझो ये फर्स्ट स्टेप का पूरा डिटेल एनालिसिस इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम चैप्टर अभी आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपने नोट्स से। तो ये चैप्टर बात करता है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस चैप्टर में हमारा रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम दो चीज़ें कवर है। तो रेसिडेंस का मतलब यहाँ पे कि जो हम बात कर रहे थे ना, वहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो यहाँ पे बात करते हैं वो कौन सेक्शन से डील करता है, वो सेक्शन नंबर 6 से डील करता है। और बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग का स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिटरमाइन होता है फॉर पार्टिकुलर इंडिविजुअल HUF फर्म और एनी टाइप ऑफ पर्सन के लिए। तो जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो सेक्शन 5 बात करता है उसके बारे में, और सेक्शन 6 बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल और HUF को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं वो पहले पढ़ेंगे। फिर आप इंडिविजुअल HUF, फिर फर्म, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड कंपनी। चलो अब आगे बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। तो सेक्शन 6 में हम लोग का दिया हुआ है, सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन किया हुआ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल और HUF। तो इंडिविजुअल और HUF जो है वो रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। रेसिडेंट का फर्दर 2 कैटेगरी हम लोग बात करते हैं, वो आता है RNOR एंड ROR। तो आप लोग बच्चे लोग बोलोगे कि RNOR और ROR क्या होता है। ROR मीन्स रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, RNOR मीन्स रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक थर्ड कैटेगरी NR। तो हम बोले 3 कैटेगरी यहाँ बना। अब इंडिविजुअल के केस में एक और कैटेगरी आता है जिसको बोलते हैं डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए भी। हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस का एक 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन या फिर किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट आ जाए या फिर MCQ में एक पोर्सन पूछ ले, बट इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एक कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बीच में सिर्फ डेज का कैलकुलेशन आता है, रेस्ट थिंग थोड़ा समझने का है, ठीक है। तो सेक्शन 6 बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस का बात करते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा पहले पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल HUF का। तो इंडिविजुअल HUF का हम बता दिए कि 3 कैटेगरी हो सकते हैं, रेसिडेंट हो सकते हैं। रेसिडेंट का 2 कैटेगरी RNOR ROR, और नॉन रेसिडेंट और डीम टू बी रेसिडेंट, 3 कैटेगरी ऐसे हो गए। फिर रेसिडेंट का 2 कैटेगरी RNOR और ROR, ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस जो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल और HUF, वो इस कैटेगरी तक में हो सकते हैं। इतने कैटेगरी मतलब टोटल इन बात करें तो डीम टू बी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR एंड नॉन रेसिडेंट, ये 4 कैटेगरी में हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं इनको। बट जो हमारा फॉर्म, इसके बाद जो भी पर्सन बचते हैं, फॉर्म, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फिर लोकल अथॉरिटी या कंपनी, तो ये सिर्फ 2 काइंड ऑफ के रेसिडेंट हो सकते हैं, 2 टाइप इनका रेसिडेंट स्टेटस हो सकता है। ये आइदर तुम्हारा रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या बोलता है, ये जो मेरा पहले फर्स्ट स्टेप हम डिटरमाइन किया रेसिडेंट स्टेटस। अब जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि मेरे टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो वो बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें याद करने के लिए। स्कोप ऑफ टोटल इनकम कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 5। तो इसको मैं इतने अच्छे तरीके से अपने नोट्स में कंसाइज करके लिखा हूँ, आप जस्ट रीड करोगे तो और मेरे लेक्चर एक बार सुन लोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में मेरे पास 3 कैटेगरी के यहाँ पे रेसिडेंट हो सकते हैं, ROR, RNOR एंड NR। तो हम ऊपर 4 बता रहे थे, एक बता रहे थे डीम टू बी रेसिडेंट। तो जो डीम रेसिडेंट होता है ना, वो एक होता है मेरा काइंड ऑफ RNOR। तो एक क्विज भी बनता है, हमेशा MCQ पूछ सकते हैं एग्जाम में। जो मेरा RNOR आ रहा है, जो हमारे क्वेश्चन में ऐसा देगा कि उसका रेसिडेंट स्टेटस तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से RNOR आ रहा होगा, बट तुम्हारा आंसर में उसका दिया हुआ होगा डीम रेसिडेंट, या फिर जस्ट उल्टा, वो तुम्हारे कैलकुलेशन में डिम रेसिडेंट आ रहा होगा बट तुम्हारे ऑप्शन में डिम रेसिडेंट कहीं आ ही नहीं रहा होगा, वहाँ पे से दे रहे होंगे RNOR है ROR। तो उस केस में मेरा जो RNOR है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो डिम रेसिडेंट इज इक्वल्स टू RNOR, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी 3 हो गए, NR,
RNOR और ROR। ठीक है, तो अब तीनों का हम स्कोप टोटल इनकम बताते हैं एज पर सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 के हिसाब से जो ROR होते हैं ना, उनका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है इंडिया में। इट मीन्स कि जो जितना भी टाइप का वो इनकम कमाए, ठीक है, तो वो इंडिया में अगर जा करके ROR बनते हैं तो उस केस में उनका पूरे वर्ल्ड का इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बात करोगे सर तो पूरा वर्ल्ड का इनकम टैक्स हो जाएगा, तो फिर उसका अदर कंट्रीज़ में भी तो टैक्स लगता है। हाँ लगता है। तो इसके लिए आगे चल के हम लोग का जब इंटरनेशनल टैक्सेशन में जब तुम लोग फाइनल्स में जाओगे तो वहाँ पे एक हम लोग का पूरा पोर्सन ही है NR टैक्सेशन करके, वहाँ पे डबल टैक्सेशन रिलीफ करके चैप्टर्स है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कंट्री में अगर मेरा पूरा ग्लोबल इनकम एक ही अब में इंडिया में टैक्स हो रहा है तो उस कंट्री में भी टैक्स लग रहा है, तो इंडिया में जो डबल टैक्स हो रहा है कि इनकम, उस पर हमको क्रेडिट मिलता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आगे पढ़ने का है। बट अभी सिर्फ ये समझो कि ROR जिसका रेसिडेंट स्टेटस होगा उसका वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, फॉर RNOR अब आप बात करते हैं सेकंड कैटेगरी RNOR। तो RNOR जो होंगे मेरे, उस केस में इनकम विच इज रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव्ड और अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, जो ये इनकम होगा, इनकम which is received or deemed to be received, income accruing or arising or deemed to be accruing or deemed to be arising in India, वो मेरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा फॉर RNOR। ठीक है, और RNOR के लिए एक और चीज़ टैक्सेबल होगा, वो क्या होगा, इनकम विच accrues or arise outside India but being derived from business controlled or profession set up in India। ठीक है, तो फिर अभी ऐसे याद करो, ROR के लिए एक चीज़ बताए, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, RNOR के लिए दो चीज़ बताए। ठीक है, NR के लिए सिर्फ एक चीज़ आएगा, जो RNOR का फर्स्ट पॉइंट था ना, वो सिर्फ NR में टैक्सेबल हो, NR के केस में सिर्फ फर्स्ट वही वाला आएगा, सेकंड वाला केस उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें जो थोड़ा याद करने वाला चीज़ है वो सिर्फ सेकंड केस में आ गया RNOR। तो टोटल ऐसे मेरे साथ रिकॉल करने का ट्राई करो, फॉर ROR ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल। ठीक है, फॉर RNOR जब मेरा RNOR स्टेटस होगा तो उस केस में क्या होगा, इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। तो ये सारा जो इनकम होगा वो मेरा इंडिया में टैक्सेबल होगा। और RNOR में एक और केस क्या है, इनकम विच अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बट बीइंग डिराइव फ्रॉम बिजनेस और बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, तो ये मेरा RNOR होगा। फिर NR क्या होगा, इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड और अक्रूइंग और डीम टू बी अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, वो मेरा टैक्सेबल होगा। तो मेरे सिर्फ याद करने का क्या रहेगा, सिर्फ 3 पॉइंटर्स, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी बोलोगे सर आप हम लोग को मगअप करा रही है, सभी मगअप करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सब मगअप करना। जैसे आप थोड़ा इसे लर्न करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड्स रिकॉल होंगे, तो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल पहला केस, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो वो मेरा टैक्सेबल होगा। और RNOR के केस में मेरा एक और केस क्या है, इनकम विच अक्रू और अराइज और इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट विच इज बीइंग फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन जब इंडिया से कनेक्टेड है बट इनकम बाहर हम कमा रहे हो, अक्रू हो रहा है या राइज हो रहा है, बट इसका जो कनेक्शन है वो इंडिया में है, बिजनेस का प्रोफेशन का, तो इन दैट केस दैट इनकम विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। ठीक है, फॉर RNOR कैटेगरी ऑफ पर्सन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं NR के लिए सिर्फ एक केस, जो RNOR का पहला केस है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस जो सेक्शन 6 में, जो मेरा एक समरी कंसाइज जो भी ऊपर भी एक्सप्लेन किए। तो ये क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो इंसिडेंस कितना टैक्स लगना है, क्या लगना है, वो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। तो हम जब फर्स्ट अपना जो लास्ट लेक्चर से रिकॉर्ड करके अपलोड किए इसमें, वो हम एक्सप्लेन किए कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स कितना लगेगा वो मेरा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस। मीन्स नंबर ऑफ डेज आप जितना इंडिया में अपना स्टे बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम विल इंक्रीज इन इंडिया। तो ये एक प्रोवर्ब आप याद कर सकते हो, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया आवर टैक्सेबिलिटी ऑफ स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ आवर इनकम इंक्रीज इन इंडिया।
ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना दिन आप इंडिया में रह रहे हो उतना पोर्शन ऑफ इनकम आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये मेरा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टे और इनकम टैक्सेबिलिटी इन इंडिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मेरे बुक अपने नोट्स में मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा सा चार्ट बना करके ये रेसिडेंशियल स्टेटस को पूरा एक्सप्लेन किया है, उसको मैं अभी यहाँ पे आपके सामने रीड करता हूँ। ठीक है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इंडिविजुअल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे MCQ से, मतलब 10-15 नंबर का एवरी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करना है वो पूरा मैं अपने चार्ट से एक बार रीड करके बताऊंगा। फिर इस चार्ट को आप लोग मेरे नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में अटैच होगा, लिंक में डाला हुआ होगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको 1-2 बार रिकॉल करेंगे तो आपको अच्छे से रेसिडेंस स्टेटस दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कैन इधर भी, वो क्या हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है इंडिया में। ठीक है, डीम टू बी रेसिडेंट हो सकता है इंडिया में, या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है इंडिया में। ये 3 हो गया मेरा मेजर हेड से। ठीक है, अब बात करते हैं, हम सेक्शंस में अभी नहीं जा रहे, जस्ट हम ऊपर से रीड करेंगे, फिर सेक्शंस के थ्रू सेक्शन भी रीड करेंगे उसके बाद। ठीक है, अभी हम क्या बताएं कि मेरा इंडिविजुअल कैन इधर भी रेसिडेंट इन इंडिया, डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिडेंट कब हो सकता है। जब इंडिविजुअल में रेसिडेंट कब हो सकता है, इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट इफ गिवन बेसिक 2 कंडीशंस एज पर सेक्शन 6 आर सेटिस्फाइड। ओके, तो सेक्शन 6 में 2 बेसिक कंडीशन दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल जो है मेरा रेसिडेंट है। वो 2 बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक कंडीशन नंबर 1, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। ये मैंने अपने नोट्स में जैसे लिखा है ना, वैसे ही आप एग्जाम में देखो, DT समझना इज़ वेरी इजी, बट इस गेटिंग मार्क्स इन एग्जाम इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज क्योंकि वो जो एग्जामिनर है ना, उसको क्या चाहिए, पहले आप ऊपर में थोड़ा एक्सप्लेन करो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग टू द कंक्लूजन। इवन जैसे क्या होता है ना कि हमारे एग्जाम में लेट सपोज कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, बट हमने क्या किया कि जो मेन क्रक्स होगा वो सिर्फ दो लाइन में क्रक्स करके लिख दिया, बट दैट इज़ नॉट एग्जामिनर इज डिमांडिंग फ्रॉम अस। वहाँ पे क्या करना है हमको, थोड़ा रिलेवेंट प्रोविजन है उसको 2 लाइन 4 लाइन में एक्सप्लेन करो, फिर कंक्लूजन पे जंप करो, देन दैट केस यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, दिस इज द मंत्रा टू स्कोर गुड मार्क्स इन DT। ओके, अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर फॉर ए पीरियड अमाउंटिंग टू 182 डेज और मोर। तो ये 182 डेज हमें सुन लो भी, 182 डेज मतलब दिमाग बैठा, 182 डेज इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट बोलेंगे इंडिया में जब पहला बेसिक कंडीशन क्या है, इफ ही स्टे इन इंडिया इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 182 डेज, एक्सीडिंग 182 डेज और 182 डेज। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन है, चाहे तो आप 182 डेज जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेरा जो टैक्सेबिलिटी होता है वो कब बनता है, सारे बच्चे बताओ टैक्सेबिलिटी कब बनता है, असेसमेंट ईयर में। तो हम किसको अपना बेस मानेंगे, प्रीवियस ईयर को। तो प्रीवियस ईयर जो मेरा है उसमें हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो मेरा रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर में हम उसका चेक करेंगे रेसिडेंस स्टेटस, तो जाकर के हम बता पाएंगे कि जो असेसमेंट ईयर में है उसमें क्या टैक्सेबिलिटी, कैसे मेरा टोटल इनकम डिटरमाइन होगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो फिर अब बात करें तो इसमें सारा कुछ प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम देख के चलते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल जैसे पहला कंडीशन का था उसको सेट टू बी रेसिडेंट कब बोलेंगे, अगर उसका स्टे इन द प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो इन दैट केस वो रेसिडेंट होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर उसका प्रीवियस ईयर में स्टे इंडिया में 60 डेज है और एग्रीगेट ऑफ 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मीन्स कि जिस प्रीवियस ईयर का हम बात करें जिस प्रीवियस 60 डेज रहा उससे पहले वाला जो 4 साल है, अगर उसमें उसका स्टे इंडिया में 365 डेज या उससे ज़्यादा होता है तो इन दैट केस हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, अब फिर वापस हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ लाइनिंग पढ़ते हैं उसके बाद रिपीट करते हैं। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर if he is in India in that year for a period amounting in all to 182 days or more, or having within the 4 preceding that year been in India for a period amounting in all to 365 days or more, is in India for a period amounting to 60 days or more in that year। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रीवियस ईयर में 60 डेज, बट उसके जो प्रीवियस 4 ईयर होंगे उसमें स्टे इसका इंडिया में कितना होना चाहिए, 365 डेज या उससे ज़्यादा। तो इन दैट केस हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया। तो 2 बेसिक कंडीशन क्लियर हो गए।
ठीक है। अब हम क्या बताए थे जब स्टार्टिंग में, जब उसका समरी रीड कर रहे थे, कि इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है। अब रेसिडेंट का फिर फर्दर दो ब्रांचेस था। दो ब्रांचेस क्या था? ROR और RNOR। अब रेसिडेंट जो बन गया उसको हम चेक करेंगे कि मेरा ROR बन रहा है या RNOR बन रहा है। ROR बनने के लिए उसको क्या है कि उसको दो कंडीशन को और सेटिस्फाई करना होगा। वो दो कंडीशन क्या है? ही हैज़ बीन resident in India for more than one previous year immediately preceding the relevant previous year। जो immediately relevant previous year होगा ना, उससे जो मेरा है ना, उसमें क्या बोलते हैं वो, एटलीस्ट 2 साल के लिए वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ही हैज़ ड्यूरिंग द 7 previous year preceding that year been in India for an overall period of 730 days और मोर। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें दो एडिशनल कंडीशन क्या बात करते हैं कि वो मोर देन वन, वो क्या होना चाहिए कि वो रेसिडेंट होना चाहिए मोर देन वन प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ही शुड बी रेसिडेंट इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर। मतलब क्या बोल रहा है इसको, ऐसा बता रहे तुमको कि एडिशनल कंडीशंस दो और है। ठीक है, पहला दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट बन गया। अब चेक करना है कि वो मेरा ROR है या RNOR। तो उसको चेक करने का दो स्टेप, उसको चेक करने का फिर कंडीशंस देख रहे हैं हम लोग। तो ROR के लिए क्या है, बोलता है कि एडिशनल दो और कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। तो वो दो एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है? पहला बोलता है ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर। वो 1 साल से इमिडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट 2 साल, किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, ड्यूरिंग द ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। immediately he has been resident, okay, sorry, small correction I want to make mention here for additional condition। जो अभी हम जस्ट बता रहे थे कि for being ROR हमको दो एडिशनल कंडीशन जो सेटिस्फाई करना है, उसमें मैंने एक वर्ड मिस किया था, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेरा प्रीवियस ईयर होगा उससे 10 साल पहले, उससे 10 साल प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट मोर देन वन ईयर में वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, पहला कंडीशन। दूसरा, वो उसका जो स्टे होना चाहिए वो मोर 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इमीडिएटली जो होना चाहिए जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर उससे। इसका मतलब कि दो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, ही शुड बी रेसिडेंट इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पहला केस। दूसरा केस, इसका स्टे होना चाहिए इंडिया में फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज कि मेरा फाइनेंशियल ईयर जो मेरा प्रीवियस ईयर है 22-23 चल रहा है। ठीक है, लेट सपोज प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है, तो 22-23 में है तो उसका जो 22-23 है उससे पहले का 7 साल, मतलब 22 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 से 7 माइनस करते हैं हम लोग, तो 15 से 16 जो 2000 प्रीवियस ईयर 15-16 से लेकर के 22-23 तक का जो मेरा साल होगा, उस बीच में उसका स्टे होना चाहिए इंडिया में कितना? 730 डेज। ठीक है, उसी लाइन पे जब हम बात करें 22-23 प्रीवियस ईयर का, तो उससे जो 10 साल, पिछला 10 साल क्या हो जाएगा आपका? 2012-13, मतलब प्रीवियस ईयर 12-13 से लेकर के प्रीवियस ईयर 12-13 से 11-12 से लेकर के तुम्हारा प्रीवियस ईयर 21-22 तक का उसमें जो होना चाहिए उसका एटलीस्ट जो 2 साल में वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इसको अभी जस्ट ऐसे करो, क्वेश्चंस बताएंगे तो उसमें अच्छे से और ये बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, अब फॉर RNOR अब बात करते हैं। ROR का दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ROR बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो इस केस में वो क्या बन जाएगा? RNOR बनेगा। और RNOR के लिए क्या है? उसके लिए दो कंडीशन दिया, उसमें से अगर कोई भी सेटिस्फाई होता है तो मेरा क्या बन जाता है? RNOR बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दिया, अगर वैसा होगा तो वो RNOR बन जाएगा। ठीक है, ही हैज़ बीन NR इन 9 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो सेम वैसे ही जहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट 2 साल में क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? ही हैज़ बीन NR इन 9 आउट ऑफ 10, मतलब 9 साल में अगर वो NR होगा तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली कि मेरा पहला कंडीशन जो ROR का था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
ठीक है। दूसरा इसमें केस क्या बोलता है, ही हैज़ ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग दैट ईयर बीन इन इंडिया फॉर एन ओवरऑल पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस। अभी दूसरा कंडीशन जब उसका ही कंट्रारी करके हम बता रहे हैं इसमें कैसे बोल रहा है, उसका सेम जो फर्स्ट में आर के लिए जो कंडीशन बताया वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसमें उसी को थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि जो उसका 7 साल है जो प्रीसीडिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर उसमें उसका स्टे 729 डेज या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो एक कंडीशन तो इससे देखेंगे तो उसका ए और बी जो कंडीशन था दोनों में से कोई नहीं सेटिस्फाई होगा इस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं एक और कंडीशन में दिया, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स exceeding 15 lakh during the previous year and who has been in India for a period amounting in all to 120 days or more but less than 182 days। अब RNR कब हम बोलेंगे उसको कि अगर कोई मेरा सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसका टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मेरा 15 लाख से ज़्यादा जाता है। ठीक है, बट उसका स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे जो है मेरा सिर्फ 120 डेज है। ठीक है, उसका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 122 डेज है, नहीं ना कि 182 डेज। तो इस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, RNOR बोलेंगे। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन दिया है कि जहाँ पे कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इंडिया छोड़कर जाता है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन ओनली कंडीशन बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करेगा वो। उसके इसमें सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 देखेंगे, इसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं। ठीक है, उसका दूसरा केस, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया and comes on visit to India in any previous year. For determining their residential status, we will see only the basic condition 1. That is the basic condition 1 was the stay in previous year for 182 days or more. वो कंडीशन सिर्फ इस दो केस में हम देखेंगे। ठीक है, इसमें एक और केस दिया है, इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख। तो जस्ट अभी हम ऊपर RNOR के पॉइंट में कवर किए, जस्ट उसका ही एक वहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि इस केस में हम लोग जो है तुम्हारा जो कंडीशन नंबर 60 डेज का है ना उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 120 डेज से। तो ये कंडीशन ऊपर हम ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। वो एक इंपॉर्टेंट है, डीम्ड कब माना जाएगा रेसिडेंट, तो नॉट ऑलरेडी रेसिडेंट जैसा हम बोले कि RNOR जो है उसी को हम बोलते हैं डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया को ही हम बोलते हैं RNOR। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया वाले केस में। इसमें क्या बोलता है कि एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल, तो इस केस में हम लोग क्या इसको देखते हैं, सिर्फ डीम्ड टू बी रेसिडेंट वाला कब लगेगा प्रोविजन, जब वो क्वेश्चन में दिया तुम्हारा सिटीजन ऑफ इंडिया, एन इंडिविजुअल जो है वो मेरा सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसका टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करता है 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब और if he is not liable to tax in any other country by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। तो इस केस में कुछ ये जो डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको, और सेक्शन 6(1)(a) में इसको डीम्ड टू बी रेसिडेंट को कवर किया गया है। तो हम डीम्ड टू बी रेसिडेंट कब मानेंगे, एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, किस केस में देखेंगे, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया having total income other than an income from foreign source exceeding 15 lakh during the previous year and if he is not liable to pay tax in any other country by reason of his domicile or any other criteria of similar nature। तो ऐसा केस होगा तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, वो मेरा डीम्ड टू बी रेसिडेंट है। तो डीम्ड टू बी रेसिडेंट हम किसके केस में देखते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कुछ चीज़ें अभी लग रहा होगी बहुत कंफ्यूजिंग जा रहा है, बट एक दो बार जैसे रिकॉल करें, अभी जस्ट हम एक बार और क्विकली रिवाइज कराएंगे, उसके बाद फिर आप इसको एक दो बार रीड करोगे नोट से तो ये कंप्लीटली दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो कि मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए हैं, वो सारे मैं आपके साथ कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ किए थे, लायबल टू टैक्स। लायबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है, लायबल टू टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन एंड विथ रेफरेंस टू अ कंट्री मीन्स दैट देयर इज एन इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन सच पर्सन under the law of that country for the time being in force and shall include a person
who has subsequently been exempted from liability under the law of that country। मतलब liable to tax मतलब ये बोल रहे हैं कि वो पर्सन, हम liable to tax इसको बोल रहे हैं कि वो पर्सन के ऊपर उस कंट्री के, ये जो liable to tax है हम किसी कंट्री के रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट ऊपर बताए थे एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स ग्रेटर देन 15 lakhs एंड ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स। वहाँ बता रहे थे इज नॉट लाइबल टू टैक्स, तो मतलब लाइबल टू टैक्स हमको जानना पड़ेगा किसको बोलते हैं। लाइबल टू टैक्स मतलब कि जो उस कंट्री के रिलेशन हम बात करेंगे, उस कंट्री के रिलेशन में जहाँ का वो इनकम है उसका, उस कंट्री के केस में देखेंगे कि उसके ऊपर वो उसके ऊपर अगर वहाँ का प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है या फिर प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है उस पर जो वहाँ पे टैक्स का प्रोविज़न है, बट वो पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो वहाँ पे लायबल नहीं हो रहा देने के लिए, तो वो भी हम उसको बोलेंगे लायबल टू टैक्स। ऐसा नहीं कि हम है मान लो अमेरिका के, ठीक है, वहाँ पे जो लॉ मेरा एक्ट है उसके हिसाब से हम किसी एक प्रीवियस ईयर में लायबल नहीं हो रहे टैक्स देने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो लायबल टू टैक्स नहीं है, इसका मतलब हम उस लायबल टू टैक्स हैं बट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर हम मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको भी हम लायबल टू टैक्स बोलते हैं। तो अगर वैसा भी केस है तो उस केस में ये वाला प्रोविजन जो डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया जो है सेक्शन 6(1)(a) में जो दिया हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नॉन रेसिडेंट किसको बोलेंगे। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स नन ऑफ द कंडीशन, नन ऑफ द बेसिक कंडीशन उसका सेटिस्फाई हो रहा है, एक भी बेसिक कंडीशन उसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और वो डीम टू बी रेसिडेंट भी नहीं इंडिया का है, तो इस केस में उसको क्या बोलेंगे, एनआर। मतलब वो कहीं नहीं बचा तो अब एनआर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको क्विकली एक बार रिवाइज कराते हैं, जस्ट रिकॉल करना, जैसे मैं हम बोलते जा रहे हैं। तो पहले स्टेप में देखेंगे इंडिविजुअल कैन इधर बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, डीम टू बी रेसिडेंट। अब रेसिडेंट के लिए पहला क्या देखना हमको, बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन क्या है, एक है कि इसका स्टे इन प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर होना चाहिए, पहला केस। दूसरा, स्टे इन प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज और मोर, ठीक है, अलॉन्ग विथ उसका फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर। ये मेरा बेसिक कंडीशन है। अगर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो मेरा बंदा क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। अब रेसिडेंट बन गया तो अब दो और एडिशनल कंडीशन चेक करना होगा हमको उसको आर बनाने के लिए। अगर वो दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आर बन जाएगा, ठीक है। तो दो एडिशनल कंडीशन क्या है, वो रेसिडेंट होना चाहिए फॉर मोर देन वन he should be resident in more than one previous year out of 10 preceding previous year में वो क्या होना चाहिए, मेरा रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, उसका स्टे होना चाहिए इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में फॉर मोर देन 730 डेज और 730 डेज, ठीक है। तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इन दैट केस वो मेरा क्या हो जाएगा, आर। अब आर कब होगा, उसका जो वो एनआर होना चाहिए फॉर 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, पहला केस। दूसरा, या फिर उसका स्टे होना चाहिए 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में फॉर 729 डेज और लेस, ठीक है। तीसरा, ही सिटीजन ऑफ इंडिया, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसका टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स जो है 15 लाख से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, बट उसका स्टे इन इंडिया जो है वो अप टू 120 डेज है, ठीक है। उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन हम बताए थे कि उस केस में सिर्फ बेसिक कंडीशन वन देखेंगे। उसका एक्सेप्शन क्या था, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये किसके रिलेशन में देख रहे हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर ऑफ, ठीक है। तो इन दैट केस ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 विल बी सीन, दैट वाज ऑफ 180 डेज, ठीक है। दूसरा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अब देखो, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया कहाँ आता है, जब मेरा एक एक्सेप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं तब। दूसरा, और सिटीजन ऑफ इंडिया कहाँ आता है, जब हम उसका दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं, उसमें एक और चीज़ आता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जो मेरा आर का जो केस है वहाँ पे भी क्या आता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये थोड़ा सा है, इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, धीरे धीरे वो बैठ जाएगा कि कहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, कहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आ रहा है, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया एंड कम्स टू इंडिया एज अ विजिट पर्पस फॉर, तो उस केस में उसका एडिशन कंडीशन नंबर 1 ही देखेंगे सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं डीम टू बी रेसिडेंट, जो इंपॉर्टेंट है 6(1)(a। इसको किसके रिलेशन में दिखेंगे, इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब देखो कि दो जगह सिटीजन ऑफ इंडिया आता है और दो जगह सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों आता है, ठीक है, राइट।
ऐसा केस होता है मेरा, दोनों जगह ऐसा आता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये किसके रिलेशन में हम बात करते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया कहाँ आता है? जब एक्सेप्शन 1 में पढ़ते हैं सिर्फ तब। और दूसरा कहाँ आता है? जब हम डीम्ड टू बी रेसिडेंट पढ़ते हैं। इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हुज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख एंड इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब ये ऐसा केस होगा तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? RNR बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लाइबल टू टैक्स। लाइबल टू टैक्स मीन्स उसको जो मेरा लाइबल टू टैक्स है उसको पढ़ेंगे इन रिलेशन टू एनी कंट्री, मीन्स दैट देयर इज एन इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑन सच पर्सन अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड शैल इंक्लूड अ पर्सन हु हैज सब्सिक्वेंटली बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर दैट लॉ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बोल दो या फिर टाइमिंग बोल दो, अगर उसको एग्जाम भी बोल रहे हो बट उसके ऊपर टैक्स प्रोविजन लग रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? लाइबल टू टैक्स, ठीक है। अब ये सारे कंडीशंस में कोई नहीं सेटिस्फाई हो, फॉल नहीं करते हैं, उस केस में जो पर्सन बच जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट। यहाँ तक क्लियर है? होप आपको ये समझ के थोड़ा अच्छा लगा होगा। अब इसमें एक पॉइंट और था जो हम इसकी अभी जस्ट बता देते क्या था। जो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो हम एक एक्सेप्शन पढ़ा रहे थे, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स इंडिया एज अ क्री मेंबर इंडिया शिप, तो उस केस में जो इसका डे ऑफ अराइवल शिप का और डे ऑफ डिपार्चर है उसको हम लोग क्या मानेंगे? इंडिया में ही है, ठीक है। मतलब होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, CDC बोलते हैं उसको, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो एंट्री डेट है, ठीक है, तो उस डेट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टे इन इंडिया, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, अभी हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF के बारे में। तो HUF का भी क्या बताए थे? HUF में भी हमारा रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, और रेसिडेंट का फर्दर क्राइटेरिया ROR और RNOR हो सकता है। अब बात करूँ कि सर ये कैसे हो सकता है, इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे हम बताते हैं। पहला नंबर कंडीशन में क्या देखते हैं? इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिनेशन के केस में भी पहला हम देखते हैं उसको रेसिडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में वैसे ही पहला क्या चेक करेंगे कि रेसिडेंट बन रहा है कि नहीं मेरा HUF, वो देखते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं? जो मेरा HUF रेसिडेंट कब होगा? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीटली इंडिया में होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होगा, इन दैट केस उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। ये तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो गया। अब रेसिडेंट का दो क्राइटेरिया था, ROR RNOR। अब HUF ROR RNOR कैसे बनेगा? वो डिपेंड करेगा मेरा किस पे? कर्ता पे। जो कर्ता होगा मेरा रेसिडेंट ऑफ HUF का, वो अगर दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तुम्हारा अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो उसको हम बोल देंगे ROR, अगर नहीं कर पाएगा तो उसको RNOR बोलेंगे। वो दो कंडीशन को ही इंडिविजुअल वाला ही। अगर कर्ता ऑफ रेसिडेंट HUF बीइंग रेसिडेंट इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, greater than equals to 2 previous year out of 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस, मतलब कि प्रीवियस ईयर है उससे पिछला 10 साल में अगर वो 2 साल तक एटलीस्ट 2 साल तक वो रेसिडेंट होता है तो वो कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसका स्टे जो होता है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज या उससे ज़्यादा होता है, तो वो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है इन डैट केस हम क्या बोल देंगे उसको? HUF मेरा जो है क्या है? ROR है, RNOR है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एसोसिएशन पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म, एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होली इंडिया में रहता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रेसिडेंट बोलते हैं। अगर होली आउटसाइड इंडिया रहता है तो उसको NR बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं। अब फर्म, एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इस केस में हम लोग अब इंडिविजुअल HUF के केस में ही हम लोग सिर्फ देखते हैं क्या? ROR और RNOR का कंडीशन। बाकी किसी भी टाइप ऑफ पर्सन के जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है उसके केस में हम नहीं देखते हैं क्या तुम्हारा? ROR या ROR और RNOR वाला कंडीशन, ठीक है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, इज द कंपनी एन इंडियन कंपनी? पहला क्वेश्चन, क्या है कंपनी जो मेरा इंडियन कंपनी है क्या? द आंसर इज यस। अगर है तो इस केस में द कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इंडियन कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग? जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है इंडिया में वो, ठीक है। अभी मोटा मोटी इतना समझो, ठीक है। आगे कहीं आएगा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अगर पहला कि वो कंपनी मेरा इंडियन कंपनी नहीं है
आंसर आया नहीं। वेदर पोएम, पोएम बोलते हैं उसको, ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। पोएम मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये हम लोग को डिटेल में फाइनल में जाकर पढ़ना होता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक टर्म जानना है पोएम। अगर उसका ये तुम्हारा एग्जाम पूछ देगा, सिंपल पूछेगा, एमसीक्यूज में ज़्यादा टफ नहीं पूछने वाला। अगर पूछेगा वो तो ऐसा कि एक मेरा इंडियन कंपनी है, तो बताओ, सपोज एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, ठीक है, तो उसका रेसिडेंट स्टेटस क्या होगा? आंसर रेसिडेंट होगा। अगर बोल दिए कि मेरा एक्स लिमिटेड जो है इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा रेसिडेंट हो जाएगा। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सिंपल है, सिर्फ पोएम का कंडीशन से करके देखते चलना है। अब बात करते हैं रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट, होली इन इंडिया, फिर रेसिडेंट। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 5, जो हम एक बार स्टार्ट में एक्सप्लेन किए, जस्ट वापस से इसका चार्ट बनाया, उसको एक बार रीड कर लेना, बट हम जस्ट क्विकली इसको रिवाइज करा देते हैं। इसमें हम 4 हेड्स बनाए हैं। पहला, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, आरओआर के भी टैक्सेबल होगा, आरएनआर के लिए भी टैक्सेबल होगा, एनआर के लिए भी टैक्सेबल होगा। इनकम रिसीव्ड, इनकम अक्रू, पहला इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और डीम टू बी इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, उस भी तीनों केस में टैक्सेबल होगा। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस और बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, ये किसके केस में टैक्सेबल होगा? आरओआर के केस में और आरएनआर के केस में, बट एनआर के केस में नहीं टैक्सेबल होगा। आगे, एनी अदर सोर्स होगा भाई केस में, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो वो किसके केस में टैक्सेबल होगा? आरओआर के केस में टैक्सेबल होगा। आरएनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा और एनआर के केस में भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोग को जानना है कि ये अक्रू क्या होता है, रिसीट ऑफ इनकम क्या होता है, ये सारे कुछ। तो रिसीट ऑफ इनकम मतलब क्या होता है? रिसीट ऑफ इनकम रेफर्स टू ओनली द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रेसिपिएंट गेट्स द कंट्रोल ऑफ द मनी। इट मीन्स कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सैलरी हमको मिलेगा, वो सैलरी जैसे मेरे पास आ जाएगा, मतलब कि वो मेरे कंट्रोल में आ गया। अब जो सैलरी मेरे पास आया, तो उसको हम बोलेंगे रिसीट ऑफ इनकम। अब अपना सैलरी अगर हम मम्मी को भेजते हैं, फिर अपने भाई को भेजते हैं, फिर अपनी बहन को भेजते हैं, फिर अपनी वाइफ को भेजते हैं, तो वो जो पैसा भेज रहे हैं बाकी सबको, उसको बोलेंगे रिमिटांस, वो मेरा इनकम नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 के अंदर में बोला गया है कि इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया किसको बोलते हैं? इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हम इसको बोलते हैं कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है प्रोविडेंट फंड में बाय एम्प्लॉयर इज मोर देन 12%, ठीक है, जो भी मेरा 12% से एक्सेस में कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉयर मेरे प्रोविडेंट फंड में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट मेरा अक्रू होगा 9.5% से एक्सेस में, ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे? उसको इनकम ड्यू टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, ये जो 12% या 9.5% जो हम बात कर रहे हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे हम लोग को। जब सैलरी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी सिंपल ये जानना है कि इनकम ड्यू टू वर्क रिसीव्ड इन इंडिया का 3 केस है। पहला केस ये है कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% इन माई प्रोविडेंट फंड बाई एम्प्लॉयर, पहला। उसी में एक चीज़ दिया है कि इंटरेस्ट अक्रू और अराइज होगा उसमें, फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड होगा इन एक्सेस ऑफ 9.5%, तो उस केस में इनकम ड्यू टू रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा, पहला केस। दूसरा, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर अंडर स्कीम एज पर सेक्शन 80CCD, अगर 80CCD के हिसाब से अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर, तो उस केस में भी उसको माना जाएगा इनकम ड्यू टू रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरा केस, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड फंड टू रिकॉग्नाइज्ड फंड, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा हमारे केस में? इनकम ड्यू टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्रू और अराइजिंग, अक्रू मीन्स राइट टू रिसीव इनकम, ठीक है। अभी अक्रू और राइज जब इतना बोल रहे हैं, इनकम ड्यू टू अक्रू और राइज, इसका मतलब राइट टू रिसीव इनकम। अक्रू मीन्स मतलब क्या होता है? राइट टू रिसीव इनकम। वेयर एज ड्यू मीन्स राइट टू इन्फोर्स पेमेंट। When right to receive income becomes vested in the assessee, it is said to accrue or rise in India. तो accrue or rise कब बोलेंगे? जब मेरा right to receive in income is vested, ठीक है, मतलब right to income मेरा हो जाएगा, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम ड्यू टू accrue or rise in India। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग सैलरी करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, सैलरी फॉर वर्क इन दिसंबर, अगर हम दिसंबर विल अक्रू थ्रू आउट द मंथ ऑन डे टू डे, बट विल बिकम ड्यू ऑन द सैलरी बिल बीइंग पास्ड ऑन 31 दिसंबर ऑन और 1 जनवरी एज द केस में भी। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो सैलरी होता है, अगर हम दिसंबर मंथ का बात करें, तो एवरी डे वो मेरा अक्रू होता है, बट एक्चुअल हमको वो ड्यू कब होता है? जब फाइनल मेरा बिल बनता है तब।
ठीक है। तो ये अक्रू अराइजिंग का हो गया। अक्रू अराइज कब माना जाएगा, जब मेरा क्या बनेगा, राइट टू रिसीव इनकम मेरा स्टैब्लिश होगा। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, इनकम अक्रू और अराइज हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं इनकम डीम टू अक्रू अराइज कब माना जाएगा। ठीक है, इससे पहले था इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। अभी हम जस्ट बताए थे इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड कब माना जाएगा, उसका 3 कंडीशन समझा है। वैसे केस में अब देता है यहाँ पे इनकम अक्रू अराइज, हम बताए कब होगा, जब मेरा राइट टू रिसीव इनकम बन जाएगा। इन दैट केस मेरा क्या होगा, इनकम अक्रू अराइज माना जाएगा। बट कुछ ऐसा केस है जहाँ पे इनकम को डीम टू अक्रू अराइज माना जाता है इंडिया में, सेक्शन 91 से डील करता है। वो भी थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी पढ़ा लेते हैं, थ्योरेटिकल है कम्प्लीटली, बट उसको समझोगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। अब पहला इसमें केस क्या दिया है, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड इन इंडिया, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। इसमें पहला कंडीशन क्या है, इनकम अक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है मेरा आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहाँ से, वो तीन चीज़ क्या है, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई मेरा बिजनेस कनेक्शन है उससे मेरा इंडिया से बाहर में इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको अराइज हो रहा है, अक्रू अराइज हो रहा है, उसको मान लिया गया डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि अक्रू अराइज मतलब क्या बोले हम, कि मेरा राइट टू रिसीव द इनकम मेरा इस्टेब्लिश होगा, तो हम बोलेंगे इनकम अक्रू अराइज हो रहा है। ठीक है। तो कुछ ऐसा केसेस आइडेंटिफाई किया गया कि जहाँ पे हम बोलेंगे कि वो मान लिया जाए कि मेरा अक्रू अराइज इंडिया में हो रहा है। वो केस क्या है, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम 3 सोर्स। पहला, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई मेरा बिजनेस कनेक्शन है उससे मेरा आउटसाइड इंडिया इनकम अक्रू अराइज हो रहा है, पहला केस। दूसरा, एनी प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड इन इंडिया, कोई मेरा प्रॉपर्टी और असेट इंडिया में सिचुएटेड है उससे मेरा को बाहर में इनकम अक्रू या अराइज हो रहा है। ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो ये तीनों का ऐसा बताते हैं कि लेट सपोज मिस्टर, मेरा नाम अंकित है, ठीक है, हम अंकित है, मेरा एक बिजनेस इंडिया में चलता है, हम यूएसए में रहते हैं। ठीक है। तो हम यूएसए में रहते हैं, मेरा बिजनेस इंडिया में है, तो मेरे को जो भी इनकम इंडिया से मिलेगा मेरे बिजनेस से, तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है। और हम इंडिया से बाहर हैं, ठीक है, और मेरा एक बहुत बड़ा हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में, उससे हमको रेंट आ रहा है। ठीक है। तो अभी हम जस्ट बोले एनी प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड, उससे जो रेंट हमको अक्रू होगा उसको माना जाएगा डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। वैसे ही अगर मेरा कोई असेट है उसको हम सेल कर रहे हैं, लैंड है उसको हम बेच रहे हैं, उससे जो हमको इनकम होगा उसको माना क्या जाएगा, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसका जो इनकम अक्रू अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बट इट इज़ डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, उसका कुछ एक्सक्लूजन है। कुछ ऐसे केस है जो लगेंगे कि उससे हमको इनकम अक्रू अराइज इंडिया में हो रहा है, बट उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, उसका कुछ एक्सक्लूजन है। पहला एक्सक्लूजन क्या है, ऑपरेशन कन्फाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं सामान फॉर पर्पस ऑफ ओनली एक्सपोर्ट। इन डैट केस उसका सारा बेनिफिट सब कुछ बाहर अक्रू हो रहा है, अराइज हो रहा है, वो उसको हम इंडिया में बिल्कुल ही नहीं कंसिडर करेंगे, डिम्ड प्रोविजन उस पर कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है। दूसरा, बिजनेस ऑफ रनिंग ऑफ न्यूज एजेंसी पब्लिशिंग न्यूज़पेपर इफ एक्टिविटीज आर कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ न्यूज़ फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड ऑफ इंडिया। क्या हुआ कि कुछ न्यूज़ हम इंडिया से कलेक्ट किए, उसका इंडिया में कुछ भी हम पब्लिसिटी का कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा हम बाहर में दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड करेंगे अपने ये जो इनकम डीमिंग प्रोविजन से ऑफ सेक्शन 9। ठीक है। तीसरा, ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड टू द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया इन केस ऑफ एनआर नॉन रेसिडेंट बीइंग individual who is not citizen of India, firm which does not have any of the partner being resident or citizen of India, company which does not have any of the shareholder being resident or citizen of India। ठीक है। अब तीसरा केस इसमें क्या है, फॉरेन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड, तो उसके में माइनिंग ऑफ डायमंड में लगे हुए हैं, तो उसमें सिर्फ आपका क्या किस केस को नहीं माना जाएगा, डीमिंग प्रोविजन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो कि सिर्फ एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड इन एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उस केस में हम लोग करते हैं तो भी हमारा उसको इसमें एक्सक्लूजन में लिया जाएगा। तो एक्सक्लूजन का पहला केस क्या था, ऑपरेशन कन्फाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट करने के लिए ही मेरा एक ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब अपना इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एक्टिविटीज़ वो मेरा एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। दूसरा, बिजनेस ऑफ रनिंग ऑफ न्यूज़ एजेंसी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट द न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड टू
पब्लिश इट आउटसाइड इंडिया, वो मेरा एक बिजनेस है। तीसरा केस, ऑपरेशन कन्फाइंड टू शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, हम इंडिया में सिनेमा शूट करते हैं बट उसका डिस्प्ले सब कुछ हम बाहर करते हैं इंडिया से बाहर जा करके, तो उस केस में भी हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो उसको कब एक्सक्लूड करेंगे? एनआर के केस में। वो एनआर जो है वो क्या करता है, इंडिया में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म को शूट करता है और बाहर चला जाता है। तो उस केस में एनआर के साथ क्या 3 और कंडीशन देखेंगे कि एनआर जो है अगर वो इंडिविजुअल एनआर है तो उस केस में देखेंगे वो सिटीजन नहीं होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, अगर वो फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर जो है ना सिटीजन नहीं होना चाहिए इंडिया का, रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो कंपनी है ना तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया में रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ उसमें वो और सिटीजन नहीं होना चाहिए इंडिया में। तो ये सारा केस, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम जो मेरा ऑपरेशन है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का जो हम शूट करते हैं इंडिया में फॉर पर्पस ऑफ पब्लिशिंग इट आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो इन दैट केस उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। उसमें एक और हमारा चौथा कंडीशन क्या है, फॉरेन कंपनी जो मेरा एंगेज है इन बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड, तो माइनिंग ऑफ बिजनेस में डायमंड में एंगेज है फॉरेन कंपनी, तो उसके लिए सिर्फ कौन सा एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार रीड करने से ये दिमाग में बैठ जाएगा, बट हमको लगता है ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अगर सैलरी हमको अर्न होता है फॉर सर्विस हम इंडिया में दे रहे हैं, उससे सैलरी अर्न होता है, सो मानेंगे डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो नॉर्मल है। फिर सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर सरकार हमको पैसा दे रहा है ना, इसका मतलब कि वो उसको भी मानेंगे क्या, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। इवन हम बाहर में जाकर काम करें, जैसे हम इंडिया का एम्बेसी बाहर में है, वहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट हमको पैसा दे रहा है एम्बेसी में काम करने के लिए, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, और इंडियन कंपनी अगर हमको डिविडेंड दे रहा है तो उसको भी मानेंगे डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। और इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस, इसको 3 को कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग देखते हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस। एफटीएस बोलोगे सर एफटीएस क्या होता है? एफटीएस मीन्स फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का मतलब मीन्स कोई भी हम कंसिडरेशन, मीन्स एनी कंसिडरेशन, ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन हम दे रहे हैं या फिर हम पूरे लमसम में पैसा दे रहे हैं फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी कोई सा भी सर्विस, मैनेजेरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी, MTC, इसको ऐसे लर्न करो। फॉरेन फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन्स कंसिडरेशन including lump sum consideration for rendering of any managerial, technical and consultancy services. It includes the provision of service for technical personnel or other personnel. Exclude consideration for construction, assembly, mining and salaries. मतलब हिंदी में इसको समझाया, नॉर्मल भाषा में समझा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मतलब कि जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है जिस एक्टिविटीज़ में रेंडर करने के लिए, तो उसमें जो भी हम कंसिडर्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इसमें मेरा क्या क्या एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, मैनेजेरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी। इस कैटेगरी का सर्विसेज के अगेंस्ट में जो भी पैसा हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FTS, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, अब बात करते हैं, हम ये अभी जस्ट समझा रहे थे इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज को, हम का जो भी पैसा इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज को कब हम मानेंगे कि डीम टू अक्रू और अराइज हो रहा है इंडिया में। तो अगर ये पैसा पेएबल बाय नॉन रेसिडेंट, पेएबल बाय गवर्नमेंट और पेएबल बाय रेसिडेंट इन इंडिया, 3 केस है। अगर ये जो पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा, रॉयल्टी का, FTS का पैसा, अगर नॉन रेसिडेंट पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रहा है, पर्सन रेसिडेंट इंडिया पे कर रहा है, तो अगर गवर्नमेंट पे कर रहा है तो कुछ भी मत देखो, सीधा बोलो कि डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, अगर हम नॉन रेसिडेंट हैं, लेट सपोज मिस्टर अंकित, मी, आई एम नॉन रेसिडेंट एंड आई एम रिसीविंग रॉयल्टी या FTS या इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दैट केस इसको माना जाएगा डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, बिना कुछ देखें। अब बात करते हैं नॉन रेसिडेंट। अगर हम अंकित नॉन रेसिडेंट हैं, हमको एक दूसरा नॉन रेसिडेंट हमको इंटरेस्ट, रॉयल्टी या FTS दे रहा है, ठीक है, वो जो रॉयल्टी FTS हमको जब दे रहा है वो मनी, उसका के लिए 2 कंडीशन दिया है, इफ मनी बोरोड यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। हम नॉन रेसिडेंट, हमको पैसा कोई दे रहा है, पेएबल नॉन रेसिडेंट दे रहा है फॉर डूइंग द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडिया। तो उस केस में जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिसके अगेंस्ट हमको रॉयल्टी, FTS या इंटरेस्ट कुछ मिलेगा फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, तो उसको हम क्या मानेंगे कि डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया।
दूसरा, अगर टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी का यूटिलाइज करते हैं फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। अगर लेट सपोज हम अंकित है, ठीक है, हम नॉन रेसिडेंट है, हमको इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी और एफटीएस नॉन रेसिडेंट देता है हमको, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। तो उस केस में जो भी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हमको कोई भी पैसा मिलेगा नॉन रेसिडेंट से, इधर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, तो उसको हम क्या मानेंगे, हमारा इनकम डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया, ठीक है। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसका 2 एक्सेप्शन दिया है, ठीक है। इफ मनी बोरोड एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी यूटिलाइज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया, ठीक है, इसका 2 एक्सेप्शन है। हाँ, अभी हम कहाँ बात कर रहे थे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे देता है या फिर रॉयल्टी देता है, इंटरेस्ट देता है, तो उसका कुछ 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन है, उस केस में हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। बाकी केस में हम क्या बोलेंगे कि अगर रेसिडेंट देता है पैसा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया है। उसमें पहला केस क्या है, इफ द मनी बोरोड एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी यूटिलाइज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया से बाहर करने के लिए हम रेसिडेंट हैं, हम पैसा दे रहे हैं कि मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट, उसको हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं कि मेरे लिए इन फॉर्म ऑफ एफटीएस फॉर कैरिंग एक्टिविटीज इन जापान, तो इन दैट केस ये जो पैसा हम दे रहे हैं इसको डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। दूसरा, इफ द मनी बोरोड एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विस आर यूटिलाइज फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर इनकम का सोर्स बनाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं नॉन रेसिडेंट को, बीइंग अ रेसिडेंट, इन दैट केस हमारा उसको क्या माना जाएगा, उसको डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और लास्ट केस है, इनकम अक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय अ रेसिडेंट इन इंडिया to by a resident Indian to a non-corporate, non-resident or a foreign company or to resident not ordinary resident aggregate of sum greater than 50,000। ये एक मेरा गिफ्ट एक चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इनकम अराइज हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, कोई भी सम किसी भी फॉर्म में, वो क्या कौन पे कर रहा है, जो हम पैसा पे कर रहे हैं बिना कोई कंसिडरेशन का, ठीक है। रेसिडेंट अगर पैसा पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट को या फॉरेन कंपनी को या आरएनओआर को, ठीक है, वो ग्रेटर देन 50,000, तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया। मतलब कि हम बिना मतलब का ऐसे किसी को पैसा देंगे, या इसको ये क्यों लाया है, ये क्योंकि बहुत कोई क्या कर रहे थे कि अपना पैसा इंडिया में टैक्स ना हो, इसके लिए बाहर ट्रांसफर कर रहे थे। तो इसके लिए क्या बोला गवर्नमेंट ने कि अगर 50,000 से ऊपर आपने पे कर रहे हो, किसको, रेसिडेंट पे कर रहा है किसको, नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट या फिर फॉरेन कंपनी को या आरएनओआर को 50,000 से ऊपर पे कर रहा है, तो इन दैट केस विदाउट कंसिडरेशन वो भी पैसा पे कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनकम डीम टू अक्रूराइज आउटसाइड इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटेड टू रॉयल्टी, जिसको थोड़ा समझते हैं, रॉयल्टी का डेफिनेशन थोड़ा क्रिटिकल भी होता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। रॉयल्टी मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं रॉयल्टी, बट रॉयल्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, उसको हम पढ़ते हैं। रॉयल्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट और ए पेटेंट, ट्रेडमार्क और यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और इक्विपमेंट। अगर ऐसा कुछ भी ट्रांसफर करते हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पूरा अधिकार दे दिया यूज़ करने का, या फिर कोई थोड़ा सा अधिकार दिया यूज़ करने का, ठीक है, और एनी राइट या फिर कोई भी पेटेंट दिया, और पेटेंट, ट्रेडमार्क और एनी राइट टू यूज़ कोई भी अपना इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल और इक्विपमेंट, ठीक है, उसको हम रॉयल्टी बोलेंगे। फिर द ट्रांसफर ऑफ ऑल, पूरा, या एनी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरली वर्क, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म और वीडियो टेप्स यूज्ड इन कनेक्शन विथ, ठीक है, टेलीविजन और टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विथ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे हम लोग का क्या बोलता है, रॉयल्टी कहाँ में देना होता है हम लोग को, रॉयल्टी की एकदम ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस पर मेरा जैसे हम फर्स्ट पैरा में पढ़े तो हम बोले कि कोई भी राइट, ठीक है, या फिर पूरा राइट दे रहे हैं, और ट्रेडमार्क या पेटेंट,
यूज़ और राइट टू यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल और इक्विपमेंट, इसके केस में तो उसको हम रॉयल्टी बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म, वीडियो टेप और रेडियो टेप्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग कि हम अपना टेलीविज़न टैप्स या फिर वीडियो टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग का तुमको राइट दे रहे हैं डिस्प्ले करने का, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे तुम्हारा क्या, ये रॉयल्टी नहीं बोलेंगे। उसके लिए जो पैसा देंगे उसको हम रॉयल्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे हम बुक है, अपना बुक लिखे, अंकित कुमार सिन्हा ने एक बुक लिखा टैक्स के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स का बुक का प्रिंट करने का राइट दे सकते हैं सामने वाले को, ठीक है। तो उसको बदले में हम बोलेंगे कि तुम मेरा ये अपना बुक का ये कंटेंट्स है, ये लो अपने बुक्स अपने पब्लिशिंग हाउस में इसको प्रिंट करके सेल करो, बट इन दैट फॉर दैट आई नीड रॉयल्टी। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो है अपना जो बुक है उसको हम सबसे कॉपीराइट बना लिए, तो अपना कॉपीराइट का राइट यूज़ करने का राइट उसको हम दे रहे हैं, बदले में हमको पैसा मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो पैसा हमको मिलेगा उसको रॉयल्टी, उसको हम रॉयल्टी बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लमसम रॉयल्टी नीड नॉट टू बी अक्रू और राइस इन इंडिया। मतलब कि क्या होता है कि समटाइम्स कि हम पूरा अपना जो लेट सपोज कि मेरा कॉपीराइट है उसको हम पूरा कंप्लीट बेच दिए सामने वाला को, ठीक है, तो कंप्लीटली अगर हम उसको बेच दे रहे हैं ना सामने वाला को अपना कॉपीराइट, तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि उसके बदले जो हमका पैसा मिला रॉयल्टी है, इसलिए नहीं कि हमने पूरा राइट को ही बेच दिए उसके साथ, ठीक है। और क्योंकि इसका एक और लॉजिक है, क्योंकि हम जो उसको अपना पूरा कॉपीराइट का राइट या कॉपीराइट बेच देते हैं या फिर पेटेंट बेच देते हैं, तो वो परचेस करने के बाद उसको यूज़ करके वो पैसा कमाएगा, ठीक है, मतलब कि वो उसको बाद वो यूज़ करने वाला है, उससे उसको पैसा जो मिलेगा उसको हम रॉयल्टी बोल सकते हैं, ठीक है। बट हम उसको पूरा सेल कर रहे हैं, उस बदले में लमसम पैसा ले रहे हैं, उसको हम रॉयल्टी नहीं बोलेंगे। कंसिडरेशन फॉर यूज़ राइट टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रॉयल्टी। हाँ, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करने का राइट दिए हम तुमको, मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करो, तो उसको हम बोल देंगे रॉयल्टी। Consideration in respect of any right or a property information, royalty includes and has always included consideration in respect of any right, property or information, whether or not possession or control of such right, property or information is with payer. Such right or property or information used directly by payer. Location of such right or property is in India. हाँ, इसमें तीन चीज़ क्या है कि कंसिडरेशन जो हम पे देते हैं इन रिस्पेक्ट और राइट और प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन के बेस में जो कंसिडरेशन पे करते हैं, तो उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मेरा रॉयल्टी इंक्लूड्स एंड, इसको रॉयल्टी तब बोलेंगे जब उसको रॉयल्टी तब भी बोलेंगे अगर मान लो कि जो प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम यूज़ करने में, जिसको वजह कंसिडरेशन मिल रहा है, उसका एक्चुअल पोजीशन मेरे पास ना हो, या उस, ठीक है, और उसका लोकेशन इंडिया में हो और उसका प्रॉपर्टी उसका डायरेक्टली यूज़ हम नहीं करते हो, ठीक है। तो इन डैट केस जो भी हमको कंसिडरेशन मिलेगा ना उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपना ये रॉयल्टी बोल देंगे, ठीक है। अब ये था हमारा बेसिक ये चैप्टर रेसिडेंस एंड स्कोप टोटल इनकम। होप यू गाइज एंजॉय दिस चैप्टर, एंजॉयड माय सेशन, and in the before going to next part of this course related to heads of income, I will try to complete all the practical sums of institute module in my coming session, 1 or 2 sessions, okay. And that's all for this video. Thank you for watching. Enjoy DT with me, and in case of any queries, please you can connect with me anytime over my WhatsApp number mentioned in my link description, link of this video, and I will put the notes of this lecture in my video description, video link. Please go through the same, and in case of any addition or any modification, any feedback is very welcome from your side. Thank you for watching my video.